नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में जरूर असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे महानुभाव हैं जो कई तरह के खेल खेलते हैं, राजनीति का खेल भी खेलते हैं, खेल की राजनीति भी खेलते हैं और क्रिकेट तो बचपन से खेले। 1983 की वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे बिहार के अकेले खिलाड़ी, नाम है कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद जी, मुहामुही में आपका स्वागत है। लेकिन आपसे मुहामुही खेलना हम शुरू करें इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी पिच पर आज क्या क्या है और किन हवाओं ने हमारे मौसम पर असर डाला है। कीर्ति आजाद को कीर्ति मिली क्रिकेट से और आजाद का तखल्लुस मिला अपने पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद से। कीर्ति आजाद की खासियत ये है कि वो चैन से नहीं बैठते, लेकिन उनकी ये बेचैनी किसी एक क्षेत्र के लिए होती तो शायद ज्यादा आगे जाते। कई क्षेत्रों में घुसे हुए हैं, इसीलिए हर क्षेत्र में मध्यक्रम के बल्लेबाज बनकर रह गए। क्रिकेट में कीर्ति मिली 1983 की विश्व विजेता वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होने की वजह से। हालांकि टेस्ट और वनडे में उनके नाम बड़ी उपलब्धियां नहीं है, लेकिन 1983 में पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रदर्शनी मैच में उन्होंने 7 छक्कों की मदद से नाबाद 71 रन बनाए, साथ ही पाकिस्तान के तीनों विकेट भी उखाड़े। रिटायरमेंट के बाद कीर्ति ने कमेंट्री में भाग्य आजमाया, लेकिन सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री जैसे दिग्गजों के सामने दाल न गलनी थी न गली। हालांकि जब निजी न्यूज चैनलों का दौर आया तो क्रिकेट समीक्षक के रूप में अच्छी धाक बना ली। जितनी धुआंधार बैटिंग नहीं करते थे, उससे ज्यादा धुआंधार समीक्षा करते हैं, क्योंकि बड़े खिलाड़ी की वही निशानी होती है। हाल में सचिन तेंदुलकर तक के लिए कह दिया कि अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। क्रिकेट और कमेंट्री तक ही नहीं रुके कीर्ति, पिता भागवत झा से सियासत का शौक भी बटोरा। दिल्ली के गोल मार्केट से विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन बड़ी कामयाबी नहीं मिलते देख बिहार का रुख किया और ससुराल वालों यानी दरभंगा वालों की कृपा से 1999 में लोकसभा के सदस्य बने। 2009 में एक बार फिर ससुराल ने समर्थन दिया और उन्हें सांसद बनाया। चूँकि क्रिकेट की राजनीति से ऐसे ऐसे नेता जुड़े हैं जिन्हें क्रिकेट का सी तक नहीं आता, तो कीर्ति तो मूलतः क्रिकेटर ही थे। सो बिहार क्रिकेट की सियासत में लालू यादव से पंगा ले लिया और उनके बीसीए के समानांतर एबीसी बना लिया। दोनों संगठनों की लड़ाई में बिहार में 8 साल तक क्रिकेट का सत्यानाश होता रहा। कीर्ति आजाद इसके लिए कितने जिम्मेदार हैं, इस पर उनसे जरूर सवाल करेंगे। साथ ही वो चंद सवाल भी होंगे ही जिनके जवाब हम उनसे सिर्फ हाँ या नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ मुकाम ऐसे होते हैं जिन तक पहुंचने के लिए बीच का कोई रास्ता नहीं होता। जी कीर्ति आजाद जी, क्रिकेट तो आप बचपन से खेलते थे, लेकिन ये राजनीति का खेल और खेल की राजनीति का चस्का आपको कैसे लग गया? राजनीति तो मेरे परिवार, मेरे खून और पैदा होने से पहले की है जी, क्योंकि मेरे पिताजी 1952 से ही सांसद थे जी। खेल बहुत बड़ी चीज होती है जी। खेल का ना तो कोई मजहब होता है ना कोई जात होती है जी। और खिलाड़ी अपनी टीम के लिए खेलता है और अपने देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेलता है। बिल्कुल। तो वह मेरे सदैव खून में था जी। खेल की राजनीति में आया नहीं हूँ और मैं केवल इतना चाहता हूँ कि हमारे बिहार में जो खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट हो, खास करके उसमें जो गड़बड़ी हो रही है उसमें कुछ सुधार है। नहीं, खेल की राजनीति आपने कहा कि आप खेलते नहीं है, खेल की राजनीति आप कैसे नहीं खेलते हैं? 2002 के आसपास जो है बिहार की खेल की राजनीति में कूदे, आपने एबीसी बना दिया बीसीए के पैरेलल। तो मैं तो कहीं कोर्ट केस में नहीं हूँ, मान्यता तो उनको ही मिली है जी। अब वो 2 फाड़ हो गए हैं, एक फाड़ में और 2 फाड़ हो गए हैं और केवल कोर्ट में जाकर ये लड़ाई लड़ते हैं कि अकाउंट चलाने के लिए मिले। कोर्ट कहती है कि आप क्रिकेट की कोई एक्टिविटी कर नहीं सकते, आप अकाउंट्स बेशक चला लें। 2002 इसलिए हम आए थे बीच में क्योंकि उससे पहले हम मिले थे, हम लालू प्रसाद यादव जी से ही मिले, उनसे कहा कि खेल की गतिविधि के लिए मेरी कोई भी आवश्यकता पड़े हम सदैव आपके साथ में हैं। लेकिन खेद की बात यह है कि क्रिकेट की गतिविधि नहीं बढ़ी। 2002 में हमने एक संस्था तैयार की। उस संस्था के माध्यम से हम अंडर 14, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 22 और इवन ओपन हम मैचेस कराते रहे। हमने उस भावना से किया था कि क्रिकेट कम से कम मरनी नहीं चाहिए, खिलाड़ी हैं और हमें अवसर मिला एक सांसद के रूप में कि हम बिहार में आए, तो हमने वो प्रयास किया। आज भी कोर्ट में कहीं हमारा केस है नहीं और खेद की बात यह है कि जब से इनको मान्यता मिली हमने इनको छोड़ दिया कि अब क्रिकेट चलाइए। ये क्रिकेट चलाने की ज़्यादा बैंक अकाउंट चलाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं।
तो आपके सामने है। ठीक है, मैं राजनीति कहाँ कर रहा हूँ? ठीक है, आपके इन आरोपों को चलिए हम ठीक मान लेते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो एबीसी और बीसीए का जो एक टसल चला बिहार में, उसकी वजह से 8 साल तक बिहार में क्रिकेट को नुकसान पहुंचा और हमारे क्रिकेट खेलने वाले बच्चों के भविष्य को नुकसान पहुंचा? क्रिकेट को बर्बाद करने में या क्रिकेट खराब करने में मेरा अगर हाथ है तो मैं आपके माध्यम से टेलीविजन पे माफी मांग लूंगा। मुझे बताएं कहाँ मैं गलत नहीं कि आप बीसीए को ही सहयोग करते और ये एक उन्हीं की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए आवाजें उठाते, कोशिशें करते, एक पैरेलल संगठन संस्था बना के जो क्रिकेट को एक तरह से अवरुद्ध किया गया बिहार में, उसकी क्या जरूरत थी? अगर आप ये समझते मैंने अवरुद्ध किया इतने सारे टूर्नामेंट्स करके, यहाँ तक कि भी बिहार के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 2009 में हमने वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, आरपी सिंह, पीयूष चावला, प्रवीण कुमार जैसे खिलाड़ियों को बुलाया और 30 लाख रुपए उस कोसी आपदा के लिए हमने एकत्रित किया। यदि वो बिहार के विरुद्ध में था तो मैं माफी मांगता हूँ। मैं अभी जो क्रिकेट चैंप्स का कार्यक्रम यहाँ लेकर आया हूँ, जो 30 बच्चे अंडर 16 और अंडर 22 आएंगे और इसमें से अगर अच्छे निकलेंगे तो वो किंग्स 11 पंजाब में उनको ट्रेनिंग मिलेगी। अगर यह गलत है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूं। 2002 से लेकर आज तक मैंने विभिन्न जो क्रिकेट के कार्यक्रम यहां पे किए हैं, जिसमें मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एम्पायर लेकर आया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी लेकर आया। अगर वह लाना एक गुनाह है तो मैं अपना गुनाह मान लेता हूं। अगर 2002 से लेकर आज तक बीसीए की एक कागज सिर्फ जिस समय उन्होंने अपनी संस्था को रजिस्टर किया था उसके बाद कोई न मिली हो वहां पर, अगर वह भी मेरी गलती है तो मैं अपने हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं। मैंने क्रिकेट के भावना के साथ क्रिकेट को करने की कोशिश की। एक मैं खिलाड़ी हूं और मैं जब बात करता हूं तो सच्ची करता हूं, मुंही लगता हूं तो सही लगता हूं। तो इसलिए आप मुझ पे ही आरोप लगाएं कि मैंने बीसीए में किया। मैंने तो खुद लालू प्रसाद यादव जी को प्रतिभा की तलाश कार्यक्रम में बुलाया था। कर्मा सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है जो मेरी पत्नी जिसकी अध्यक्ष हैं, उसके माध्यम से हमने दरभंगा में हमारे जो गांव में दूर दराज पंचायतों में रहने वाले लोग जिनको अवसर नहीं मिलता क्रिकेट खेलने का, मैं उनको क्रिकेट खेलने के लिए लाया था। और उस समय लालू प्रसाद यादव जी भी आए थे, उस समय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी भी आए थे, मैं सांसद था। मैंने तो राजनीति नहीं सोची और मैंने उनसे कहा खुले मन से, नहीं कंप्लीट करने दीजिए, आपने मुझ पर आरोप लगाया। मैंने खुले मन से कहा कि आप क्रिकेट के लिए जो मुझसे सहयोग चाहते हैं मैं देने को तैयार हूं। यह 2002 की बात है। 2002 तक कुछ हुआ नहीं, न इन्होंने क्रिकेट की, केवल आपस में लड़ते रहे, केवल बैंक अकाउंट चलाने के लिए सोचते रहे। उसके बाद इनको मान्यता भी मिली। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कृपया मुझे यह बताएं कि मिर्ली पैरेलल एसोसिएशन ने कहां पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी की हो? नहीं, जो भी आरोप है वो मेरे आरोप नहीं, ये क्रिकेट प्रेमियों के उठाए हुए कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि जो आरोप आपने लगाए हैं या दूसरे लोग बोल रहे हैं उन आरोपों को मैंने निरस्त कर दिया है। जी, मैं ये चीज कह रहा हूं कि अगर आपने लगातार क्रिकेट कराया होता बिहार में तो मैं मानता कि शायद आपकी बातों में क्रिकेट आपने कब कराया। एक आपने जिसका जिक्र किया वो एक चैरिटेबल मैच था जिसमें मुझे लगता है बहुत हंगामा हो गया और खिलाड़ियों के साथ बहुत बदसलूकी भी हुई। और एक दरभंगा में आपने टेनिस बॉल टूर्नामेंट कुछ कराया था, या हो सकता है 1-2 और की होंगी। लेकिन नियमित रूप से 2002 से 2012 के जो 10 साल, पूरा एक दशक है, उसमें कोई नियमित रूप से आपके टूर्नामेंट्स वगैरह कराने का रिकॉर्ड नहीं दिखाई देता। क्या यह मेरा दायित्व है एबीसी के होने के नाते कि मैं सारे करूं? जब तक मैं सक्षम था मैंने किया, जब सक्षम होता हूं तो मैं करता हूं। यह दायित्व बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने कोई ऐसा कार्यक्रम किया हो तो आप मेरे सामने रखें। और एक आपके माध्यम से फिर बता देता हूं कि जून में फिर एक कार्यक्रम करूंगा जिसमें मैं 6 टीमें पूरी हिंदुस्तान से बुलाऊंगा, जिसमें 2-3 रणजी ट्रॉफी टीमें होंगी। बोर्ड के पास जाऊंगा, उनसे अप्रूवल लूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि क्रिकेट खत्म हो रहा है इसलिए कराना चाहता हूं। अगर पूरे मेरे पास दायित्व हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर बिहार को अगले 3 सालों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मैप पर यहां के खिलाड़ियों को खड़ा न कर दिया तो कीर्ति आजाद आदि मूछ के साथ घूमेगा। ग्रेट, चलिए इसके लिए मैं ताली बजा देता हूं। इसी कार्य बजाना भी चाहिए क्योंकि कोई भी इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए जो गलत हो। और आपको नहीं मालूम कि मैंने क्या कार्यक्रम किया तो आप कृपया जाइए, मैं आपको अपने ऑफिस में ले चलता हूं। वहां जमीन से लेकर इतनी ऊंची 4 फुट तक आपको सारे हर साल के हमारे दिए हुए ऑडिटेड अकाउंट्स, हर साल किए गए विभिन्न कार्यक्रम आपको सामने में दिखा। तो फिर हम ये मान लें कि बिहार में क्रिकेट को लालू यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बर्बाद किया? यह तो आप खुद ही कह रहे हैं। नहीं, आपकी बातों का जो निहितार्थ है वो इस तरफ जाता है। मुझे समझ में नहीं आया कि लोगों ने आपको बताया नहीं कि क्रिकेट किसने बर्बाद किया है। मेरा योगदान, यदि मेरे पास मान्यता होती और मैंने क्रिकेट नहीं चलाया होता और केवल बैंक अकाउंट चलाने के लिए कोर्टों में लड़ रहा होता तब आप कह सकते थे कि मैंने किया है। तो यह आरोप तो उन पर लगता है ना जो कि केवल बैंक अकाउंट चलाना चाहते हैं और क्रिकेट नहीं कराना चाहते हैं, जिनको की सरकार की तरफ से किसी भी ग्राउंड का उपयोग करने के लिए मना कर दिया गया है। जिसके पास जमीन नहीं है क्या वो पेड़ पर क्रिकेट के टूर्नामेंट्स कराता है? आजाद जी, ये आपका जो ये ओज और तेज है,
मुझे ये अच्छा लग रहा है, लेकिन आप अपने इस ओज और तेज का इस्तेमाल कई बार कंट्रोवर्सीज पैदा करने के लिए करते हैं। अभी आपको क्या जरूरत पड़ी थी, आपने कह दिया कि सचिन तेंदुलकर को संन्यास ले लेना चाहिए। इसमें क्या गलत है जी? मैंने इस करके नहीं कहा, मैं तो कहता हूं कि वो 50 साल की उम्र तक खेले जी, मेरे पोते के साथ खेलें क्रिकेट, लेकिन प्रदर्शन में निरंतरता तो होनी चाहिए। यदि प्रदर्शन में निरंतरता नहीं है तो आपके टीम में नहीं होंगे। जो टीम इंग्लैंड में गई थी वह बदलाव आपको वेस्ट इंडीज जब इंडिया में आई तो मिली, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा नहीं किया था उनको निकाल दिया गया और वेस्ट इंडीज में नए खिलाड़ी ले गए। जब वेस्ट इंडीज खेलने के लिए हिंदुस्तान आई थी, जब वेस्ट इंडीज से वही टीम ऑस्ट्रेलिया गई तो काफी खिलाड़ियों को निकाल गया जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, दूसरों को लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से बांग्लादेश आई, जिनके प्रदर्शन में निरंतरता नहीं थी उनको हटा दिया गया। तो उसी प्रकार से अगर खिलाड़ी में निरंतरता उसके प्रदर्शन में नहीं है तो टीम में जगह कहां से बनती है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या फिर विराट कोहली। प्रदर्शन में तो उतार चढ़ाव देखिए आते रहते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी 99 शतक लगा चुका हो, जिसके 100वें शतक का इंतजार पूरी दुनिया कर रही हो, उस खिलाड़ी के लिए ऐसे लम्हे में आकर ये कह देना कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए, मुझे लगता है कि कुछ नाइंसाफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 34 इनिंग्स लग गई उनको शतक लगाने में। जी, जी। खेल से तो और देश से तो कोई बड़ा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर पुराने प्रदर्शन पे ही किसी को खिलाना है तो कपिल देव और सुनील गावस्कर को बुला के खिलवा लो ना। नहीं, लेकिन बाजुओं में ताकत भी तो होनी चाहिए। क्यों नहीं? तो वो वही तो नहीं दिख रही। आप ही तो जवाब दे रहे हैं अपने प्रश्न का कि भाई उन बाजुओं में ताकत तो दिखनी चाहिए, वो जज्बा तो दिखना चाहिए, वो जोश तो दिखना चाहिए, वो जुनून तो दिखना चाहिए। 87 रन उन्होंने जो बनाए सेंचुरी में, तो वो तो शताब्दी एक्सप्रेस की तरह बनाए। और 87 से 100 जो आए वो मालगाड़ी में आए, और वह जो 13 रन में लेने में इतना समय लगा दिया, यही भारतीय टीम का स्कोर 310 320 होता तो हम जीत गए होते। तो सचिन तेंदुलकर के महाशतक ने भारत को हरा दिया वो मैच। नहीं, हार जीत तो कोई भी कर सकता है। बांग्लादेश बहुत अच्छा खेली, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने सचिन की बात की, क्योंकि एक व्यक्ति की बात की, इसलिए उस व्यक्ति की मैं आपको बात बता रहा हूं। लेकिन उस 13 रन बनाने के लिए अगर उन्होंने इतनी गेंदें नहीं खेली होती तो भारत 310-20 हो जाता, जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल हो जाता, अवश्य हो सकता। तो सचिन ने वो मैच हराया ना। बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। चलिए ठीक है, अब सचिन का शतकों का शतक पूरा हो चुका है, क्या अब यह सही समय है कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए? निरंतरता प्रदर्शन में रखते हैं, नहीं जाना चाहते, मुझे कोई समस्या नहीं। अगर हर तीसरे चौथे इनिंग में सैकड़ा बनाते हैं, भारतीय टीम के लिए अच्छा करते हैं और वरिष्ठतम खिलाड़ी होने के नाते प्रोत्साहित टीम को भी करते हैं, उनके प्रदर्शन में भी उनका योगदान होता है, तो खेलें अवश्य, जैसा मैंने कहा मेरे पोते के साथ। यदि वह नहीं करते हैं तो फिर चयनकर्ताओं को उसके ऊपर कॉल करना पड़ेगा कि साहब निरंतरता नहीं है, इसलिए बाहर बैठिए। धोनी की कप्तानी पर भी आपने सवाल उठाए इधर हाल फिलहाल के दिनों में। एक आदमी लगातार कामयाबियां आपको दिलाता रहे तब तक बहुत अच्छा है, और थोड़े दिन उसके बुरे आ गए तो फिर आप उस पर जो है हमले करने शुरू कर। थोड़े दिन की बात नहीं होती है जी, जी। लंबे अरसे से अगर टीम अच्छा ना करे, विश्व कप जीतने के बाद हमारी क्या परिस्थिति रही आपने देखा है जी। घर में जैसे कहा जाता है कि अपने बिल में चूहा भी शेर होता है, वह परिस्थिति हमारी हो गई है। इंग्लैंड में देखिए क्या प्रदर्शन रहा भारतीय टीम का, ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रदर्शन रहा भारतीय टीम का। यहां पर आए तो बल्लेबाज लोगों की ऐसे चलने लगे जैसे मानो दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन यही हो, इनसे बड़ा और कोई बल्लेबाज नहीं है, फिर भी मैच हारते हैं। तो हार और जीत की बात नहीं है, बात निरंतरता की है। ठीक है, ठीक है। चलिए, जो दलील आपके पास सचिन के लिए है वही दलील आपके पास धोनी की कप्तानी सबके लिए, विराट कोहली के लिए भी है, ठीक है, ठीक है, उमेश यादव के लिए भी ठीक है। एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी है इंडियन क्रिकेट की और वर्ल्ड क्रिकेट की, और पिछले कई साल से ये कंट्रोवर्सी जो है जब तक इसको अपनी चपेट में लेता रहता है। विनोद कांबली ने कहा कि 1996 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फिक्स था। आपने कहा कि विनोद कांबली की बात में सच्चाई लगती है। अब फिर से यह चीज आ गई है सामने कि 2011 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी संभवतः फिक्स था। क्या आपको लगता है कि यह सेमीफाइनल भी फिक्स था? अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारतीय टीम जो हारी है बांग्लादेश से सचिन के सैकड़े के बाद में, वो भी फिक्स था जी। फिर अब कोई कुछ बोलता चला जाए, उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं और हर चीज पे टिप्पणी करें, तो फिर तो कहीं भी दुनिया में क्रिकेट नहीं खेली जा सकती है। 96 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल फिक्स था। लेकिन मैं ये नहीं कहता विनोद कांबली खेल रहा था। मैंने कहा विनोद कांबली फिक्सिंग की बातें बहुत चलती रही हैं, मैं उनके सामने रूबरू टेलीविजन पे था, मैंने कहा तुमने उस समय क्यों नहीं कहा, तुमको प्रमाण देना चाहिए। यदि ये खेलने वाला खिलाड़ी कह रहा है जो उस टीम में था, तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। क्या ये सच नहीं है कि जब आपके लिए दिल्ली के मैदान में कुछ नहीं बचता है तो आप बिहार चले आते हैं? क्रिकेट आप दिल्ली के लिए खेले, खेल खत्म किया तो बिहार में आप एबीसी के साथ चले आए। इसी तरह से राजनीति आपने दिल्ली के गोल मार्केट से शुरू की, वहां पर जब बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाए तो बिहार की राजनीति में कूद गए। अगर मैं अपनी मर्जी से
कहीं पर आ जा सकता हूँ, राजनीति कर सकता हूँ जी, तो फिर तो मुझे इस सूबे का बहुत बड़ा आदमी होना चाहिए था, केवल सांसद क्यों? मुझे पार्टी ने यहाँ पर भेजा, मैं आ गया जी। और दरभंगा से 2 बार जीता हूँ, 1 बार नहीं जीता। आपको लगता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए तो मैं चला जाता हूँ। हाँ, पार्टी से बात कर लेंगे, मुझे कोई समस्या नहीं अगर इसमें कोई समस्या। दूसरी बात क्रिकेट मैंने 93 में छोड़ दिया था, 99 में यहाँ आया। क्रिकेट की बुरी स्थिति देखी। जब पुनर्गठन राज्यों का हुआ तो झारखंड अलग हो गया, जहां मुख्यालय था वो क्रिकेट वहां चली गई, बिहार अपने आप में बिल्कुल अकेला रह गया। उस समय 2000 से लेकर 2002 तक मैं समर्थन करता रहा। मैंने कहा लालू इसे कर लें, जब देखा कुछ नहीं हो रहा, ये अकाउंट चलाना चाह रहे हैं, क्रिकेट नहीं, तो फिर मैंने शुरू किया। मैं तो कहीं दावा भी नहीं किया साहब। जिन लोगों के पास मान्यता है वो तो चला नहीं पा रहे। नहीं, मान्यता की बात आप मुद्दे सुस्त और गवाह चुस्त। मान्यता की बात आप फिर से कह रहे हैं, तो मान्यता तो आपको भी बीसीसीआई ने नहीं दी ना 8 साल तक। नहीं दी तो क्रिकेट तो कर रहा हूं। तो बीसीसीआई ने आपके साथ राजनीति की, आपके साथ नाइंसाफी। मुझे कोई मतलब नहीं, मैं इन सब चीजों की परवाह नहीं करता। आपके दावे को बीसीसीआई ने क्यों सच नहीं माना? क्या लालू यादव का राजनीतिक असर आपके असर से ज्यादा था? क्या ये वजह हो सकती है? देखिए, मेरे पिताजी की एक कविता थी, जी 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 जी, नहीं मांगता शिक्षा, नहीं मांगता भीख, गुरुदम का मैं विरोधी, नहीं मांगता सीख जी। तुम सहयोग नहीं बाधाएं दो, मैं संसार बना लूंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे सहयोग मिले ना मिले, अगर मैं अपने बिहार के लोगों के लिए कर रहा हूं, मैं जाकर दिल्ली में खेला, मुझे खेद है कि मैं दिल्ली में खेला, बिहार में नहीं खेला। यदि कुछ देना चाहता हूं, उसमें भी अगर किसी को आपत्ति है तो ठीक है साहब, नहीं आऊंगा, आप कह दीजिए ना आने, तो मैं आके क्रिकेट की भी बात नहीं करूंगा। नहीं, लोग ये चाहते हैं कि आप आए और ज्यादा आए। कीर्ति आजाद जी, मुहामुही की दूसरी इनिंग भी हम आपके साथ खेलेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक टी ब्रेक का। टी ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कीर्ति आजाद के सामने फेंकेंगे सवालों के और भी कई बाउंसर, और सवालों का वो 2020 मैच भी होगा जिसमें हम सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब लिया करते हैं।